हर भाई, हर बहन, हर शेर, हर शेरनी का स्वागत है आज के इस 30 से 35 मिनट की वीडियो में। तो साथियों, आज की इस 30 से 35 मिनट की वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीएटी यानी कि पेट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो भाई ये सुपर फास्ट तरीके से हम वीडियो को कवर करेंगे। तो हर भाई, हर बहन से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई अंत तक देना। सुपर फास्ट वीडियो है, हर एक क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड में भाई सॉल्व करने के आपको बताएंगे। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में और पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, तो भाई ईमानदारी से बने रहना, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है। तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर देना और बाकी वीडियो पर बने रहना। ठीक है, तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि भाई ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। साथियों, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो आप क्या बताएंगे साथियों? आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये ईवीएम का पूर्ण रूप है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वही पर 84 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 84 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। साथियों, जब कभी पूछे कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब अंतिम रूप से पारित किया गया, तब की बात पूछा है, यहाँ पर वर्तमान में नहीं पूछा है। तो भैया अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो भैया उस समय जो थे, उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि हमारा ऑप्शन जाएगा सी के साथ सभी साथियों। तो भाई इस समय पूछा जाए चीज़ का करेक्ट होगा। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियाँ पूछी जाए तो वर्तमान में अनुसूचियाँ जो हैं 12 हैं और जो अनुच्छेद हैं ये 400 प्लस हैं। ठीक है, अनुच्छेद 400 प्लस हैं और जो अनुसूचियाँ हैं वो वर्तमान में 12 हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 85 की ओर। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा बनाने में। ठीक है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो आप सभी कहेंगे साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है ये संविधान निर्माण में समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, बाकी ये नहीं होंगे, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लें तो भारत का संविधान लागू हुआ, तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है 87 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। साथियों, जब कभी पूछे कि भाई भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो आप सभी कहेंगे कि भाई 52, इसका हमारा ऑप्शन जाएगा। 52 के साथ माफ़ कीजिएगा भाई 15 जो सदस्य महिला सदस्य थी वो 15 थी, और ये 15 सदस्यों में से एक थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की थी, और ज़्यादातर महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की थी, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर साथियों 88 की बात कर लें। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या की मतलब की प्रदान की गई है, तो आप सभी जानते हैं। तो भैया जो है संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप सभी जानते हैं भाई संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा जो है हमारी प्रस्तावना को कहा गया है, प्रीएम्बल को कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहा गया है कि भैया जो है आत्मा है संविधान की। ठीक है, प्रस्तावना है और इसको कुंजी भी कहते हैं संविधान की। ठीक है, और जब अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आप अनुच्छेद 32 मानना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पर कह रहा है, बात देखिएगा आप लोग कि भारत एक क्या है। भारत एक भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और बाकी हिंदू राष्ट्र और ना ही हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आप लोगों ने प्रेमबल पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो यहीं पर वहीं पर धर्मनिरपेक्ष बात आई है प्रस्तावना में। ठीक है, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत हमारा एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं अगले की, और अगले नंबर प्रश्न के लिए थोड़ा सा जूम कर लें। आपको उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो साथियों 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहा कि निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है, तो राष्ट्रपति, संसद या राज्य व्यवस्था या फिर क्षेत्रीय परिषद। तो साथियों आप क्या कहेंगे बताइएंगे आप लोग। तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया जो हमारा जो है ये क्या 20 21 क्वेश्चन है, क्या 18 19, अच्छा 16, ओके कोई बात नहीं भाई। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा इसका 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों, संसद जो है ये किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटा या बढ़ा सकती है, इस बात को ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर साथियों 117 की बात कर लें, कह रहा है कि हरियाणा राज्य कब बना। साथियों जब पूछा कि हरियाणा जो है ये राज्य कब बना, तो आप सब साथियों क्या कहेंगे
कि हरियाणा एक पूर्ण राज्य कब बना। तो 117 नंबर जो प्रश्न का साथियों ऑप्शन जाएगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक राज्य बना था। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर साथियों 118 की बात कर लें। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता जो प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। ठीक है, वर्णित है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान कोई गया उसके बाद वो फिर से वापस लौट आया, तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने की संबंधित का वर्णन जो है इस संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप सभी साथी कहेंगे कि भैया अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद आर्टिकल 6 में जो है ये पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता जो है प्राप्त करने संबंधी प्रावधान वर्णित है अनुच्छेद 6 में, यानी कि आर्टिकल 6 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लेते हैं 119 नंबर प्रश्न की। 119 नंबर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा है साथियों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक जो है अधिकार प्राप्त हैं। साथियों जब कभी पूछे कि भाई वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप क्या कहेंगे। तो भैया 119 का जो ऑप्शन हमारा जाएगा किसके साथ जाएगा, तो भैया हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो 6 अधिकार जो है प्राप्त हैं। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं भाई, 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 120 की बात कर लें। 120 नंबर कह रहा है, बात देखिएगा आप लोग कि भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या आदि नियोजित करने की रोकता है। भाई जैसे कौन से अनुच्छेद में चाहिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि नियोजित करने को रोकता है, मतलब काम करने को रोकता है। तो भाई कौन सा अनुच्छेद है, तो आप सभी क्या कहेंगे भाई कि आर्टिकल जो 24 में ये प्रावधान है कि भाई 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं वो कारखानों, खानों में जो है आदि में भाई नियोजित करने से रोकता है, मतलब कि काम करने से रोकता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर साथियों 21 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई ये पहले आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार था हमारा, ये संपत्ति का जो अधिकार था ये क्या है, संपत्ति का अधिकार जो है क्या था ये बताइएगा आप लोग। तो भाई इस समय जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, बाद में इसको एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें भाई ये पहले तो मौलिक अधिकार था, लेकिन आप लोग गलती मत करिएगा क्योंकि भाई संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जो बाद में इसको भाई कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस बात को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा साथियों, डी के साथ हमारा क्लियर आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर बात कर ले साथियों, अब जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिएगा कि शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं भाई वाट होता है शक्ति का मात्रक, यानी कि हमारा जो ऑप्शन जाएगा साथियों वो सभी जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे साथियों कि जो इसका ऑप्शन जाएगा विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। और बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक हम सभी जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन होता है। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं हुबहू। तो आप भाई कहूँगा कि भाई ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से वीडियो पर बने रहें और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ से कि हमारा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है, चलिए कार्य जो है कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जब सब साथियों कभी पूछे तो आप कहेंगे भाई जूल जो है ये कार्य का एक मात्रक है। वहीं पर साथियों क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है तो किससे मापा जाता है, तो भाई आप कहेंगे कि आवृत्ति को भाई हर्ट्ज जैसे मापा जाता है। और हमारी जो बोलने की सुन मतलब कि सुनने की शक्ति जो होती है हमारी कितनी होती है, हमारी सुनने की शक्ति कितनी होती है, कमेंट में बताइएगा आप सभी साथी। तो 93 प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों कि भाई समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ये सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे भाई समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि इन्फिनाइट होती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 94 की बात करें तो भाई चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है,
चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है तो कहेंगे भाई ओम मीटर जो है ये चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है साथियों। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो भाई कह रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। साथियों क्यूसेक में क्या मापा जाता है तो आप सभी साथी क्या कहेंगे कि भाई क्यूसेक में जो है ये जल का बहाव मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, तो हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी से कहूँगा कि भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम के मात्र 8 दिन बचे हुए हैं, 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। तो इन्हीं एग्जामों में आपको अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि भाई आपका जो है अभी एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। यदि जारी कर दिया गया है ये देख रहे हैं तो फिर ठीक कोई बात नहीं। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा साथियों कि निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। साथियों निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है तो आप सभी कहेंगे साथियों कि भैया डॉब्सन जो है ये वायुमंडलियों की ओजोन परत की इकाई मापने वाली इकाई है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो कह रहा कि गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो भैया गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया न्यूटन का पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन का पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें भैया गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो गिरते हुए वस्तु को जो है के नियम को भाई जो है न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 98 की बात करें तो भाई 98 प्रश्न कह रहा है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। भाई दूध को मथने से जो है क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया जो अपकेंद्रीय बल होता है उसके कारण जो है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। ठीक है साथियों, चलो क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। ये कह रहा है तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कमेंट में बताइएगा जल्दी से। तो भैया आइडियोमीटर आइडियो का मतलब क्या होता है, जो इसको हम मतलब सुन सकें देख ना सकें तो भाई उसी को कहते हैं आइडियोमीटर। ठीक है, जब ध्वनि की बात करें भाई तो आइडियोमीटर, ठीक है, ना कि आइडियोफोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो भाई कह रहा है वायु की गति निम्नलिखित में से द्वारा नापी जाती है वायु की गति तो किसके द्वारा नापी जाती है। तो आप बताइएगा 100 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो वही हमारा बी के साथ जाएगा, एनीमोमीटर जो है वायु की गति नापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 101 की बात करें। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा कि वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो किससे नापी जाती है। आप सभी साथी कहेंगे कि भाई हमारी जो है हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर ले हम कि 102 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो भाई किसने किया, न्यूटन ने, कोपर्निकस ने, गैलीलियो ने या फिर आइंस्टीन ने। तो 102 नंबर जो प्रश्न का हमारा ऑप्शन जाएगा वो आप सभी जानते हैं भैया न्यूटन जो है ये गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया था, सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो हर भाई हर बहन से कहूँगा कि भाई एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, ठीक है, उसमें बैठे हुए यात्री सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। एक ट्रेन जैसे चलना स्टार्ट होती है तो भाई एकदम से जो है जो यात्री बैठे हैं उनका सिर जो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है भाई, गति का जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व है, जड़त्व आघूर्ण है या फिर द्रव्यमान का संरक्षण है। तो भाई आप लोगों ने भाई 103 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो कहेंगे भाई कि गति का जड़त्व। भाई जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और एक होता है साथियों गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और एक होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर गति जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। कह रहा है भाई 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा आप लोग कि बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। ये बर्मी जो है ये भारत के किस पड़ोसी देश की जो है राजभाषा है। तो आप सभी कहेंगे कि म्यांमार की जो है एक बर्मी जो है ये उस म्यांमार देश की राजभाषा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी 76 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। भाई कौन सी गैस वरुण ग्रह के वायुमंडल में है कि उसके कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है। तो आप सभी कहेंगे कि मीथेन जो है इसके कारण भाई वरुण ग्रह जो है ये हरे रंग का दिखाई देता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप सभी कहेंगे कि
कि भैया शनि ग्रह जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे की ओर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, आप सभी जानते हैं कि भाई विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। साथियों, जब कभी पूछे कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है तो आप क्या कहेंगे कि भैया जिम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन डी साथ जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की वहीं पर बात करें तो भाई सौर प्रणाली जो है की खोज किसने की थी। साथियों, जब कभी पूछे कि भाई सौर प्रणाली की खोज किसने की थी तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया कोपरनिकस ने भाई सौर प्रणाली की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 57 की बात कर लें तो कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया तो आप सभी कहेंगे कि भैया केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। वहीं पर 58 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों ग्लेशियर आमतौर पर में पाए जाते हैं तो आप कहेंगे भाई मैदान, तो भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो कहाँ पाए जाते हैं आप सभी लोग कहेंगे कि 58 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा डी। जो ग्लेशियर हैं ये आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें। 59 नंबर कह रहा है, बात देखिएगा सभी साथी कि भाई सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। साथियों, जब कभी पूछे कि सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं तो आप सभी कहेंगे, आप सभी जानते हैं कि भाई 8 ग्रह जो हमारे हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लें। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। साथियों, जब कभी पूछे कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है तो आप क्या मानेंगे, ये बात कॉमेंट में बताइएगा। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है साथियों, तो आप सभी कहेंगे कि भाई शुक्र ग्रह को भाई पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भाई शुक्र ग्रह को जब कभी पूछे कि भाई भोर और शाम का तारा किसे कहा जाता है तब भी आप कहेंगे भाई शुक्र ग्रह हमारा ऑप्शन जाएगा। तो यदि कभी पूछे कि भाई पृथ्वी का भाई किसे कहा जाता है, पृथ्वी का भाई किसे कहा जाता है तो भाई हमारा जो मून है यानी कि चंद्रमा जो है हमारा, ये इसको पृथ्वी का भाई कहा जाता है। आप जब पृथ्वी हमारी माता है तो हम सभी जो है हम पृथ्वी के भाई हमारे क्या हुए तो मामा हुए, यानी कि चंदा मामा कहते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी का भाई किसे कहा जाता है तो चंद्रमा को, और जब कभी पूछेगी पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है तो शुक्र को। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगले की ओर। अगला ही प्रश्न कह रहा है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। साथियों, एक एशिया महाद्वीप है जिसमें स्थित है हमारा भारत, और भारत एशिया के किस जो है भाग में स्थित है, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया या फिर पश्चिमी एशिया। तो आप सभी साथी कहेंगे भाई दक्षिणी एशिया में भाई हमारा जो भारत देश है ये स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर वहीं पर बात कर लें 62 नंबर प्रश्न की। तो कह रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। भाई अपने क्या बताया कि भोर और शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी के बी के साथ जाएगा। शुक्र ग्रह को हमारा जो है भोर और शाम का तारा कहा जाता है। जब कभी पूछे कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है तब भी आप कहेंगे शुक्र ग्रह के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें ले साथियों। 63 नंबर प्रश्न का बात देखेगा आप लोग भी, तो भाई कहूँगा कि भाई आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में खतरनाक साबित हो सकता है। तो भाई एग्जाम में ईमानदारी से बने हैं इस वीडियो में, तो बने रहें क्योंकि एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आपके हूबहू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही आएंगे जो यहाँ से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। साथियों, जब कभी पूछे कि टाइटन जो है ये किस ग्रह का एक उपग्रह है तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप सभी साथी कहेंगे हमारे जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा, तो सभी साथी कहेंगे भाई शनि ग्रह का जो एक उपग्रह है उसको कहते हैं टाइटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो भाई उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। क्या है भाई, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, तो 64 नंबर को ऑप्शन जाएगा भाई नक्षत्र मंडल, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें 65 नंबर कह रहा है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। साथियों, जब कभी पूछे कि गंगोत्री हिमनद जो है ये किस राज्य में स्थित है तो आप सभी साथी क्या कहेंगे, आप सभी साथी ऑप्शन जो जाएंगे वो बी के साथ जाएंगे भाई उत्तराखंड में जो है ये भाई गंगोत्री हिमनद जो है स्थित है उत्तराखंड में, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 66 नंबर प्रश्न की बात करें तो भाई प्रतिवर्ष जो है के आसपास पृथ्वी सूरज सबसे नज़दीक होता है। प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है, पृथ्वी जो है सूरज के सबसे करीब होता है किस वर्ष, तो आप कहेंगे साथियों किस वर्ष होता है। तो भाई जो हमारा 3 जनवरी को भाई पृथ्वी जो है ये सूरज के सबसे करीब होता है, इस बात को ध्यान रखना। प्रतिवर्ष की बात कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 66 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा आप सभी जानते हैं भाई सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लें 67 नंबर प्रश्न की। तो आप सभी कहेंगे कि कौन सा ग्रह जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो कौन सा बना है? तो आप कहेंगे भाई शुक्र ग्रह जो हमारा है ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। इसलिए भाई इसको जो है आपने बताया कि शुक्र ग्रह को भाई भोर और इवनिंग स्टार कहा जाता है। और बाकी जो है 67 नंबर का ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए शुक्र ग्रह के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 68 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो 68 नंबर का रहेगा, आप लोग भी देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है। इस आकार का महासागर समझ रहे हैं कि कौन सा इस आकार का महासागर है। तो आप कहेंगे साथियों 68 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा? तो कहेंगे भाई कि जो है अटलांटिक महासागर जो है ये इस आकार का महासागर है, यानी कि ऑप्शन बी क्लियर होगा हमारा यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों अगला बात कर लें। अगला नंबर कह रहा है कि सूर्य के बाह्यतम कोष को या बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। साथियों जब कभी पूछे कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे कोरोना जो है ये सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। और 70 नंबर की बात करें तो भाई आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश का जो सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे साथियों? आप सभी साथी कहेंगे कि जो आकाश का सबसे चमकदार तारा है वो कौन सा तारा है? तो कहेंगे भाई कि जो है सीरियस जो तारा है ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है। क्वेश्चन नंबर वहीं पर 71 की बात करें तो 71 नंबर प्रश्न का राय बात देखिएगा कि हैली जो है ये हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, पीरियड कितना होता है? तो आप सभी साथी कहेंगे जो इसका ऑप्शन जाएगा 71 नंबर का करीब 76 वर्ष होता है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, हैली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वो 76 वर्ष होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें कि 72 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक ग्रह का जो पहचान की बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि भाई हमारा चंद्रमा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्लियर होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो भाई सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइएगा ये बात 73 नंबर प्रश्न का। तो 73 नंबर कहेंगे भाई बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और वहीं पर सबसे बड़े ग्रह की बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो भैया हमारा बृहस्पति ग्रह है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो कह रहा है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक जो है ठंडा ग्रह है। साथियों कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? जब कभी इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया हमारा वरुण ग्रह जो है ये सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है सौरमंडल में। ठीक है, एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो भाई जो अभी मैंने बताया था कि बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। तो इतनी जल्दी भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल गए क्या? म्यांमार की राजधानी हमारी है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो अगला नंबर कह रहा है, देखिएगा एक बार 62 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एक बात देखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भैया भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के एक प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर भारत जब कभी साथियों भारत के पूछे, इंडिया के पूछे कि गवर्नर जनरल कौन थे फर्स्ट, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वहीं पर बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि बंगाल के जो थे हमारे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये भाई बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन से इसका क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वहीं पर साथियों 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो भाई महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जो महावीर हैं ये तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो भैया 24वें तीर्थंकरों में एक अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं भगवान महावीर, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 के साथ इसका आंसर जाएगा। ठीक है,
तो कैसा लग रहा आपको कॉन्सेप्ट बताइएगा एक बार कमेंट में जोरदार तरीके से। तो आपका दायित्व तो है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो मात्र 8 से दिनों में मिल जाएँ, जिससे आप भाई यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्जाम में ये अच्छा स्कोर फतह कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो कह रहा है कि सबसे पुराना वेद की बात करें भाई, जो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। वहीं पर जो है अथर्ववेद जो है इसमें भैया जादू टोना का वेद है। ठीक है, जादू टोना है और वशीकरण जो है अथर्ववेद में बताया गया है। सामवेद को भाई भारतीय संस्कृति का मूल वेद कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल वेद किसे कहा जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि सामवेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना इस तरह के जो है प्रावधान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कहेगा भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो भैया वर्धमान जो था ये भगवान महावीर का मूल नाम था। वही सिद्धार्थ जो थे हमारे, ये सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर प्रश्न की बात करें, मैंने अभी इस प्रश्न को बताया कि महावीर जो है 24वें तीर्थंकर में से एक अंतिम तीर्थंकर थे। वहीं पर यहाँ पर कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म क्या था, तो वही नाम क्या था यहाँ पर पूछा है। जो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, तो आप सभी कहेंगे कि महावीर जो है एक अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर बात करें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो भाई कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है, अर्थात सत्य ही की हमेशा ही विजय होती है। तो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत यह मंत्र है, तो आप सभी कहेंगे साथियों कि हमारा जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद जो है इससे जो है हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन बी क्लियर होगा। ठीक है, हर भाई हर बहन हर शेरनी से यही कहूँगा कि भाई मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दें, अपना इस तरफ से एक छोटा सा लाइक एक होगा, और सब्सक्राइब कर दें जिससे और मोटिवेशन बढ़ जाए, जिससे हम आपके एग्जाम को लेकर और ध्यान दें और अच्छी मेहनत करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो भाई कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई जब कभी कहे कि वशीकरण की बात करें, जादू टोना की बात करें, जादुई अनुष्ठानों यानी कि जादू टोना वशीकरण की बात करें तो अथर्ववेद लगाना। ठीक है, अथर्ववेद आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जो है वो मूल वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें 70 नंबर प्रश्न की, तो क्या न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया हमारे जो गौतम बुद्ध ने भाई न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो भाई जब कभी पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ तो लुम्बिनी में हुआ। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया था। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लें। 72 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। साथ में जब कभी पूछे कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, जो गौतम बुद्ध की माँ है वो हमारी माया थी। इस बात को ध्यान रखना, माया जो है गौतम बुद्ध की माँ का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लें। कह रहा है कि हीनयान और महायान। ठीक है, देखिएगा एक बार कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। तो साथियों हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, तो आप क्या कहेंगे। 73 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा भाई बौद्ध धर्म के पंथ हैं हीनयान और महायान की। ऑप्शन सी हमारा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर ले। कह रहा कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा। साथियों बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा, तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध भाई। तो गौतम बुद्ध बिल्कुल गलत हो जाएगा। अश्वघोष ने भाई, अश्वघोष ने हमारा जो है ये बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखा था। ऑप्शन डी के साथ हमारा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लें। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, उससे पहले उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, खैर तो कह रहा कि 75 नंबर शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट जो है ये संबंधित था, किससे संबंधित था, तो आप क्या बताएंगे साथियों कि भैया बाल विवाह प्रतिबंध से जो है शारदा एक्ट संबंधित था। ऑप्शन ए क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें कि त्रिपिटक जो है ये देखिएगा आप एक बार कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है ये किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आप किसकी बताएंगे। जो त्रिपिटक जो है ये किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वो त्रिपिटक है। इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन डी हमारा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लें। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। साथियों यहूदी धर्म से संबंधित कौन सा जो है बताइएगा, तो भाई आप सभी कहेंगे कि जो भाई हमारा तोरा है ये यहूदी वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें कि जेद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। जेद अवेस्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे भाई कि पारसी धर्म जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करें। आगे नंबर प्रश्न की बात करें उससे पहले बता दूं भाई आपको कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था, तो पाली भाषा का प्रयोग किया था अपने जो उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया था, तो भाई पाली भाषा का प्रयोग किया था। इस बात को ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति भाई बोधगया में हुई, बिहार में। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधगया में जो है बिहार में इस समय। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। और पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लें। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, के बाद देखिएगा कि जातक कथाओं में के नाम से और उनके पूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है। तो भाई जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है। तो 81 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए, बुद्ध का जो वर्णन मिलता है जातक कथाओं में, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है बुद्ध के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें। 82 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं साथियों। तो यहूदी जो है किस धर्म का पालन करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो कहेंगे साथियों कि यहूदी धर्म का पालन करते हैं यहूदी। ठीक है, चलिए तो क्लियर है एकदम साथियों। तो यहाँ पर कह रहा है 83 नंबर प्रश्न की बात करें तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो भाई घनानंद जो थे, ये जो है नंद वंश के अंतिम जो है सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर बी जाएगा। क्लियर, चलिए हर्यक वंश, बाकी क्वेश्चन नंबर बात करें 84 नंबर की। तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था साथियों। जब पूछे कि हर्यक वंश का शासक जो था वो अजातशत्रु था, लेकिन किसका पुत्र था, तो आप कहेंगे भाई कि 84 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो बिंबिसार जाएगा। बिंबिसार जो अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, वहीं पर 85 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है यहाँ पर कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। तो भैया आप सभी कहेंगे कालिदास जो है ये मेघदूत के लेखक हैं। इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर साथियों 86 की बात करें, कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो आप सभी कहेंगे भाई सोने के सिक्कों को जो है गुप्त काल के दौरान जो है किसके नाम से पुकारा जाता था। तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया दिनार नाम से सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था किस काल में, गुप्त काल के दौरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लें। कह रहा है बात देखिएगा कि विक्रम संवत का आरंभ जो है हुआ था। तो कब आरंभ हुआ विक्रम संवत का, तो आप सभी साथी कहेंगे कि जो विक्रम संवत का आरंभ हुआ वो भैया ऑप्शन डी ईस्वी पूर्व 57 में हुआ था। ठीक है, चलिए मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो भाई मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, साथियों मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो आप सभी कहेंगे कि भाई बृहद्रथ थे, ये भाई मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर ले तो कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र कौन था बताइएगा, एक बार जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे भाई बिंदुसार जो था या चंद्रगुप्त मौर्य का जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। वहीं पर बिंदुसार किसका पुत्र था, तो बिंदुसार जो था वो किसका पुत्र था, तो अशोक का पुत्र जो था वो बिंदुसार था। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जब पूछे कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक था, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लें। ये देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो आप क्या कहेंगे, किस नदी को पार किया था, तो आप सभी साथी कहेंगे कि भैया सिंधु नदी को पार किया था। ठीक है, चलिए 92 प्रश्न की बात करें तो कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो सभी साथियों कभी पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि भैया मूल शंकर जो था ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो भाई कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ये गुरु कौन थे, तो बताइएगा जल्दी से। तो कहेंगे कि भाई विष्णुगुप्त जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लें। कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है। ठीक है, तो किस जो है शिलालेख में जो है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के में अशोक के विजय का उल्लेख है। तो 94 का ऑप्शन आएंगे भाई 13वें शिलालेख में कलिंग के में युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भाई मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी कहेंगे भाई इंडिका नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी, तो भाई मेगस्थनीज ने लिखी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि 96 तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो भाई तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, तो आप सभी कहेंगे कि भैया हमारा जो अशोक द्वारा कराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें 97 प्रश्न की। 97 नंबर प्रश्न का राय बात देखिएगा आप सभी साथी। कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम जो है अंग्रेज कौन था। तो भाई जेम्स प्रिंसेप थे। तो इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा डी के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो भैया आप सभी कहेंगे कि राजनीतिक नीतियों पर भाई प्रकाश डाला गया है। और
क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो 99 प्रश्न का आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर कि मेगास्थनीज जो है दूध था किसका था, आप लोग कमेंट में फेंक के मारिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर हम मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसी लगी वीडियो को एक बार ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना स्कोर मजबूत करते रहिए एग्जाम के साथ। धन्यवाद।